चलिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया आनुवांशिक पदार्थ का द्विगुणन, उसका परिभाषा में भी दे चुका हूँ यहाँ पर, है ना। यह प्रतिकृतिकरण और आनुवांशिक पदार्थ की जो द्विगुणन है, उस द्विगुणन कितने प्रकार से हो सकते हैं उसको भी बता दिया गया है ना। तो यहाँ पर एक परिभाषा इसको लिखने के लिए, अर्थात डीएनए का जो द्विगुणन है उसका विधि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके 3 विधि है, कंजर्वेटिव विधि, सेमी कंजर्वेटिव विधि। इसको अलग अलग मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो में इन तीनों वीडियो का लिंक दिया गया है। ये जो तीनों विधि है उसका लिंक दिया गया है। उस लिंक में जाकर आप सेमी कंजर्वेटिव विधि, कंजर्वेटिव विधि और डिस्पर्सिव विधि को देख सकते हैं, है ना। तो अभी का हमारा टॉपिक है वो कंजर्वेटिव विधि, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव विधि नहीं है। हमारा मेन टॉपिक है डीएनए की पुनरावृत्ति की विधि। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ के द्विगुणन को समझाइए, तो पहले आपको उसका यहाँ पर डिटेल्स करना है कि द्विगुणन किसको कहते हैं, उसका परिभाषा देना है, ठीक है। उसके बाद हमको ये विधि के बारे में नहीं बताना है, डायरेक्टली हमको बताना है कि डीएनए पुनरावृत्ति की विधि क्या है ना। इस विधि को आप पिछले वीडियो में या इसके लिंक में जाकर देख सकते हैं, ना। तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं आनुवांशिक पदार्थ का द्विगुणन। इसको मैं पिछले वीडियो में फिर बता चुका हूँ, एक बार नॉर्मल बता देता हूँ कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ हम लोग जानते हैं। इसमें यह गुण पाया जाता है, इस डीएनए में यह गुण पाया जाता है कि वह अपने ही जैसे, ये डीएनए उसके अपने ही जैसे एक नए डीएनए का निर्माण कर सकता है, ठीक है। नए डीएनए एक ही नहीं, बहुत डीएनए का निर्माण कर सकता है। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसमें यह गुण पाया जाता है कि वह अपने ही जैसे आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए का क्या करता है, निर्माण कर सकता है या संश्लेषण कर सकता है। इस क्रिया को ही, अर्थात एक डीएनए से नए डीएनए के बनने की क्रिया को ही हम लोग आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण कहते हैं। यहाँ तक आप लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक बस लिखेंगे कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ का द्विगुणन, आगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये केवल अगर पूछा जाएगा कि कितने विधि है तब लिखेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं डीएनए का प्रतिकृतिकरण। अब डीएनए प्रतिकृतिकरण की विधि में आते हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण की विधि, तो यहाँ से शुरू होता है आपका डीएनए पुनरावृत्ति की विधि, है ना। ऊपर जो परिभाषा दिया मैं, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का द्विगुणन या डीएनए का द्विगुणन। अब हमारा जो पॉइंट बनता है वो है डीएनए पुनरावृत्ति की विधि को समझाइए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ई कोलाई एक जीवाणु है, ई कोलाई में डीएनए पुनरावृत्ति की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरण का होना पाया गया। मतलब इसको, ये जो क्रिया है, इसका जो क्रिया हुआ है, डीएनए पुनरावृत्ति की जो वृद्धि हुई है, उस विधि को ई कोलाई के ऊपर अध्ययन किया गया है ना। तो आपका पहला पॉइंट बनता है समारंभन बिंदु का अभिज्ञान। समारंभन बिंदु का अभिज्ञान, ये आपका पहला पॉइंट बनता है डीएनए पुनरावृत्ति की विधि का, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट देखें कि डीएनए की पुनरावृत्ति एक विशिष्ट बिंदु से प्रारंभ होता है। पहले में डीएनए कैसा होता है उसको बताता हूँ। मान लिया ऐसे मान लेते हैं हम लोग। तो इसको मैं अगर सीधा कर देता हूँ, ये जो एक हेलिक्स है उसको मैं सीधा कर देता हूँ, तो ऐसे मान जाए, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। ये समझ रहे हैं आपको, ये कुंडलित है, इसको मैं अकुंडलित कर दिया हूँ, ठीक है। तो डीएनए की पुनरावृत्ति एक विशिष्ट बिंदु से प्रारंभ होती है। मान लीजिए एक डीएनए है, तो यहाँ शुरू होगी उसका विकुंडलन, मतलब ये 2 टुकड़ों, ये दिख रहा है, ऐसे होने शुरू हो जाएगा। ये जो लाइन है इधर जाना शुरू हो जाएगा, ये लाइन है, मतलब बीच से टूटना शुरू हो जाएगा, और ये निकलते जाएगा, ये अलग अलग श्रृंखला बन जाएगा, और बीच में 2 नए श्रृंखला बनेंगे जो इसके साथ जुड़ जाएंगे, ऐसे ये इनके साथ जुड़ जाएंगे। ये हमारा पुराना श्रृंखला है, ठीक है। ये ऐसे होते जाएगा, टूटते हुए जाएगा, आगे देखेंगे, इसको देखेंगे, है ना, ठीक है, ओके। तो डीएनए की पुनरावृत्ति एक विशिष्ट बिंदु से प्रारंभ होता है। यहाँ पर एक विशिष्ट बिंदु है, एक विशिष्ट बिंदु से प्रारंभ होती है जिसे समारंभन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर जिस बिंदु से डीएनए का पुनरावृत्ति प्रारंभ होती है उसको समारंभन बिंदु कहते हैं। इनिशिएशन पॉइंट, समारंभन बिंदु, या इसको उद्भव बिंदु भी कहते हैं, याद रखिएगा, उद्भव बिंदु भी कहते हैं, है ना, ओके। अब चलते हैं हम लोग कि डीएनए की पुनरावृत्ति एक विशिष्ट बिंदु से प्रारंभ होता है जिसे समारंभन बिंदु कहते हैं, है ना। ये जो आगे जो बोल रहा हूँ पॉइंट, उसको आप लिखना न लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लिखना जरूरी है, ऊपर का, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए हम लोग 2 ही प्रकार की कोशिका होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में प्रतिकृतिकरण के समय एक ही समारंभन बिंदु बनता है, केवल एक ही समारंभन बिंदु बनता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका वाले डीएनए में अत्यधिक लंबे होने के कारण इनमें कई समारंभन बिंदु बनते हैं। ये लंबे होने के कारण कई समारंभन बिंदु बनते हैं। इसको लिखना है तो लिखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखना, है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। अब देखिए, समारंभन बिंदुओं से, इन्हीं समारंभन बिंदु से ना, यहाँ का पॉइंट शुरू हो रहा है कि इन्हीं जो समारंभन बिंदु, यहाँ पर समारंभन बिंदु है, इन्हीं समारंभन बिंदुओं से डीएनए श्रृंखला का विकुंडलन प्रारंभ हो जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए मैं बताया था, ऐसे कुंडलित है, ये
कुंडलित है ना यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कुंडल बना हुआ है। तो इन्हीं समरंभन श्रृंखला से डीएनए श्रृंखला का विकुंडलन प्रारंभ होता है, मतलब ये सीधा होने लग जाता है, जो कुंडल है वो विकुंडलन प्रारंभ हो जाता है। विकुंडलन कई प्रोटीनों के सहायता से, देखिए दो प्रकार से विकुंडलन हो सकता है ना। देखिए ये मान लीजिए ऐसा है, तो जो ऐसे एक, इसको एक कुंडल मान लेते हैं, इसको दूसरा कुंडल मान लेते हैं। जैसे जहाँ पर इसको एक कुंडल मान लेते हैं, इसको दूसरा कुंडल मान लेते हैं, ये वाला दिख रहा है पॉइंट, इनको सीधा करना है, ठीक है, सीधी बात है ना। तो ये जो विकुंडलन कई प्रोटीनों की सहायता से होती है। इन समरंभन बिंदुओं से, ये जो समरंभन बिंदु है इसको मैं सीधा बना दिया हूँ ना, लेकिन पहले कुंडली में रहता है, कुंडलित अवस्था में रहता है, तो यहाँ पर होगा समरंभन बिंदु। तो इन समरंभन बिंदुओं से डीएनए श्रृंखला का विकुंडलन प्रारंभ हो जाता है। विकुंडलन मतलब जो कुंडल है वो विकुंडलित हो जाती है। विकुंडलन कई प्रोटीनों के सहायता से होती है, ठीक है। तो इसके लिए 3 प्रकार के प्रोटीन दिखाया गया है। पहला नंबर है विकुंडलन प्रोटीन, दूसरा है कुंडल अस्थायी कारक प्रोटीन, है ना, कुंडल अस्थायी कारक प्रोटीन, पूरा लिख लेना नाम, है ना। और तीसरा नाम है डीएनए गाइरेज। अब तीनों को देखिए, तीनों क्या क्या करता है ना, पॉइंट तो समझ आ रही है, रिपीट करके और देख लीजिएगा। ये जो विकुंडलन प्रोटीन है वो जगह जगह पर कुंडल विकृतीकरण का कार्य करता है, मतलब यहाँ जब जो कुंडल बना हुआ है ना उसको तोड़ने का कार्य करता है, सीधा करने का कार्य करता है। ऐसे सीधा एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग देखिए आप लोग ऐसे रहता है, उसको अगर खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो सीधा होने लगता है ना, मतलब विकुंडलन होने लगता है ना। तो विकुंडलन प्रोटीन, तो यहाँ पर आप ये जो टॉपिक का जो पॉइंट उसको मैं लिखा नहीं हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। विकुंडलन प्रोटीन समरंभन बिंदुओं से डीएनए श्रृंखला का विकुंडलन प्रारंभ हो जाता है। विकुंडलन कई प्रोटीन की सहायता से होती है। विकुंडलन प्रोटीन, कुंडल अस्थायी कारक प्रोटीन और डीएनए गैरेज। अब यहाँ से पॉइंट डाल देना नीचे से कि विकुंडलन प्रोटीन है वो जगह जगह पर कुंडल विकृतीकरण का कार्य करता है, जो कुंडलित होती है उसको विकृतीकरण का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे जगह जगह पर क्या हो जाता है, अनेक जगह पर विकुंडलन प्रारंभ हो जाता है। ये जो टेढ़ा था वो सीधा हो गया, सीधी बात। तो ऐसे डीएनए श्रृंखला सीधा होने लगेगा ना, ठीक है। तो जगह जगह पर विकुंडलन क्रिया प्रारंभ हो जाती है ना। और दूसरा नाम है कुंडल अस्थायी कारक प्रोटीन, है ना, इसको एचडीपी भी कहते हैं, एचडीपी भी कहते हैं ना। इसका नाम है कुंडल अस्थायी कारक प्रोटीन। तो हेलिक्स डीस्टेब्लिशिंग प्रोटीन एचडीपी, है ना, तो इसको एचडीपी भी कहते हैं, है ना। तो एचडीपी लिख सकते हो सीधा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कुंडल प्रोटीन का। दूसरा देखते हैं कुंडल अस्थायी कारक प्रोटीन, तो अर्थात एचडीपी है विकुंडलन अर्थात एकल श्रृंखलाओं का स्थायीकरण करता है। मतलब देखिए यहाँ पर 2 श्रृंखला थी, ऐसे डीएनए की कितने श्रृंखला थी, 2 श्रृंखला थी, है ना, ऐसे जुड़ा हुआ था पूरा श्रृंखला। तो 2 लड़ी था, उसको जुड़ा हुआ था। तो जब इसमें टूटने कार्य हो गया, विकुंडलन कार्य हो गया, तो सीधा सीधा होने लगा। तो एक श्रृंखला बना, दूसरा श्रृंखला बना, ऐसा श्रृंखला बना। और यहाँ पर और इसके अंदर जाएंगे तो हम डीएनए के जो वाटसन क्रिक मॉडल है, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, है ना, वहाँ पर आपको दिखेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। तो यहाँ पर जो जितने भी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो टूटते हैं, पहले अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला, यहाँ पर एक श्रृंखला, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाएँ होती हैं, ठीक है। तो पूरा कंप्लीटली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला बोलते हैं उसको, आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये जो जितने भी श्रृंखला है उस श्रृंखलाओं को स्थायीकरण का कार्य करता है जो एचडीपी है वो, ठीक है, कि इधर उधर बिखर ना जाए, है ना, सीधा एक जगह स्थायीकरण का कार्य करता है। तीसरा, और विकुंडलन के दोनों ओर उत्पन्न अतिकुंडलन। अब देखिए किसी भी स्प्रिंग को अगर विकुंडल इसको खींचेंगे तो, और खींचने के बाद तो सीधा तो हो जाएगा, लेकिन छोड़ने के बाद फिर इधर कुंडलित हो जाता है, मतलब अति कुंडलन हो जाता है। और बात समझ रहे हैं आपको कि माया की स्प्रिंग इसको खींचते हैं तो सीधा तो हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विकुंडलन हो जाता है, लेकिन छोड़ते हैं तो फिर अति कुंडलित हो जाती है। तो ये जो तीसरा नंबर का डीएनए गायरेज है ना, वो क्या करता है, अति कुंडलन को कम करने के लिए जो डीएनए गायरेज है दोनों ओर के द्विकुंडल को खंडित कर देता है। दोनों ओर देखिए, ये दोनों ओर की द्विकुंडल है ना, इसको खंडित कर देता है, मतलब एक दूसरे से ना उलझ जाए, और ऐसे करके डीएनए गायरेज है वो, ठीक है। दोनों श्रृंखला के जो द्विकुंडल है उस द्विकुंडल को क्या करता है, खंडित कर देता है ना। ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया समरंभन बिंदु का अभिज्ञान। दूसरा नंबर का पॉइंट चलता है डीएनए प्राइमर का निर्माण। चलिए, तो दूसरा नंबर का जो पॉइंट है उसका नाम है आरएनए प्राइमर का निर्माण, है ना। तो इसको हम लोग पिछले वीडियो की तरफ देखें तो पहले डीएनए सिंपल था, है ना, ये कुंडलित था,
सबसे पहले कुंडलित था, उसका नहीं बनाया हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे कुंडलित था, ठीक है। तो कुंडलित का विकुंडलन हुआ, मतलब सीधा हो गया, ये सीधा हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका खंडन भी हो गया, है ना, मतलब बहुत सारे अलग अलग खंडित हो गए, एडेनिन ग्वानिन अलग हो गए, वो सब लाइन से बताया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर नॉर्मल क्या हो उसको देखिए, ये जो विकुंडलित है उसको हम लोग सीधा करके देख रहे हैं। विकुंडलन मतलब इधर उधर था ना, सॉरी कुंडलन था पहले जी, विकुंडलन बोल दिया मैं, कुंडलन था पहले, ऐसे मुड़ा हुआ था, अब विकुंडलित है, विकुंडलित मतलब सीधा कर देते हैं इसको, है ना। तो इसको मैं सीधा करके बनाया हूँ हमारे DNA को, ऐसे सीधा जी। देखिए, तो पहले कुंडलित था ऐसे, वो विकुंडलित हो गई, है ना। और यहाँ पर मैंने बताया कि समारंभन बिंदु बनता है ना। तो अब DNA प्राइमर का निर्माण, तो अब क्या होता है उसको देखिए, है ना। तो प्रतिकृतिकरण के समय DNA प्राइमर का निर्माण, सॉरी DNA लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पर RNA है, बार मैं बोल रहा हूँ RNA प्राइमर, लेकिन DNA लिख दिया हूँ मैं ना, RNA प्राइमर का निर्माण, है ना। सॉरी यहाँ पर दिक्कत हो गई थी, RNA प्राइमर, लेकिन बोल तो रहा था मैं RNA DNA लिख दिया हूँ, है ना। तो RNA प्राइमर का निर्माण, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिकृतिकरण के समय, अर्थात DNA प्रतिकृतिकरण के समय, आप DNA भी लिख सकते हो, DNA प्रतिकृतिकरण के समय, DNA प्रतिकृतिकरण के समय सबसे पहले RNA की जो कुंडलित श्रृंखला का विकुंडलन होता है। कुंडलित मतलब ऐसे जो मुड़ा हुआ है ना, वो सीधा हो गया, सीधी बात ऐसे, है ना। तो DNA की कुंडलित श्रृंखला का विकुंडलन होता है ना। अब इस DNA की खुली श्रृंखला के सांचे पर, अब विकुंडलन का मतलब ऐसा नहीं कि सीधा होता है, मैंने बताया कि नाइट्रोजन क्षारक टूटे जाते हैं, तो देखो इसको हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं, हमारे इससे ऐसे जुड़ा हुआ है सीढ़ी की तरह, ये तोड़ रहे हैं तो एक ऐसे दिखेगा आपको, एक इस तरह से ऐसे दिखेगा, समझ रहा है इसको, अगर बीच से तोड़ेंगे तो, ठीक है। तो देखो ये सांचे की तरह दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, तो ये सांचे की तरह दिखना है, ये इस तरफ का श्रृंखला, ये इस तरफ का श्रृंखला, ऐसे। तो प्रतिकृतिकरण के समय सबसे पहले DNA की कुंडली श्रृंखला का विकुंडलन होता है, हम लोग विकुंडलन जब पढ़ चुके हैं। अब इस DNA की खुली श्रृंखला के सांचे पर, ये खुली श्रृंखला है ना, खुली श्रृंखला है, इस खुली श्रृंखला के सांचे पर सबसे पहले RNA के एक छोटे से खंड, यहाँ पर इसको देखिएगा अच्छा से, ये खुली श्रृंखला है, इस खुली श्रृंखला पर RNA के यहाँ पर एक प्राइमर बना देते हैं, RNA, ठीक है। तो DNA की इस खुली श्रृंखला में के सांचे पर, ये सांचे का तरीका है, सांचे पर सबसे पहले RNA के छोटे खंड का संश्लेषण होता है, RNA के एक छोटे से खंड का क्या होता है, संश्लेषण होता है ना। यह एक विशेष प्रक्रिया, जो RNA का जो संश्लेषण होता है, RNA का जो क्या होता है, संश्लेषण होता है, वह एक विशेष प्रक्रिया RNA पॉलीमरेज, ये प्रक्रिया मतलब क्या होता है, एंजाइम। तो इस संश्लेषण की जो क्रिया है वो किसके माध्यम से होती है, किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है, RNA पॉलीमरेज के द्वारा ही उत्प्रेरित होती है। तो पहले RNA के छोटे खंड का क्या होता है, संश्लेषण होता है, जो DNA का, अच्छा यहाँ पर बताना भूल गया कि प्रतिकृतिकरण के समय सबसे पहले DNA की कुंडली श्रृंखला का विकुंडलन होता है, ये हम लोग जान गए। अब इस DNA की खुली श्रृंखला के सांचे पर सबसे पहले RNA के एक छोटे खंड का संश्लेषण होता है, RNA के छोटे खंड का क्या होता है, संश्लेषण होता है। और ये जो DNA खंड है, ये वाला DNA खंड है ना, ये DNA खंड है, और यहाँ पर बना कौन है, RNA। तो RNA का जो खंड है, जैसे कि इसमें एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, माझी इस वाली लाइन में है ना, तो इस वाली लाइन में थायमिन है, साइटोसिन, ग्वानिन से बनेगा। ये DNA का वाटसन क्रिक मॉडल देखना पड़ेगा आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है। तो यहाँ पर जो DNA श्रृंखला है उसका पूरा, एक DNA श्रृंखला का पूरा दूसरे DNA श्रृंखला था, ऐसे था, लेकिन यहाँ पर टूट गया है, तो ये जगह कौन आ गया है, RNA। तो जो DNA श्रृंखला है उसका पूरा कौन होता है बोला जा रहा है, जो RNA है, वो RNA श्रृंखला है वो, ठीक है। यही को बोला जा रहा है कि पहले RNA के छोटे से खंड का संश्लेषण होता है, जो कि DNA का क्या होता है, पूरक होता है, क्या होता है, पूरक होता है, यहाँ पर लिखिएगा, DNA का क्या होता है, पूरक होता है। और RNA का यहाँ संश्लेषण एक विशेष प्रक्रिया RNA पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होती है। यह RNA खंड DNA संश्लेषण के लिए जो आरंभक, क्या बोलेंगे, आरंभक मतलब प्रारंभ करने वाला, आरंभक की तरह क्या करता है, कार्य करता है ना। और एक आरंभक में ना कम से कम 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अर्थात एक आरंभक, जैसे कि यहाँ पर बताया मैं, यहाँ पर RNA के छोटे खंड का था, मतलब ये ना आरंभक कार्य करेगा, इसका पूरक है ना, ये DNA जो खंड है उसका पूरक है ये, है ना। तो ये आरंभक की तरह करेगा। इसमें जो RNA का जो खंड बना है ना, उस खंड में ना 50 से 100
क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इसमें भी हम लोग जानते हैं इस खंड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। सभी एक साथ क्या कहलाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया है ना। ये हो गया आपका प्राइमर का निर्माण, डीएनए प्राइमर का निर्माण, मतलब डीएनए प्राइमर का ही निर्माण करना था अपने को। यहाँ पर जो बना है वो डीएनए प्राइमर है, सॉरी आरएनए प्राइमर का निर्माण जी, आरएनए प्राइमर का निर्माण। तो आरएनए प्राइमर का निर्माण यहाँ पास हुआ है। ठीक है, अगर पीछे मैं डीएनए प्राइमर बोल दिया हूँ कहीं पास तो आप उसको आरएनए प्राइमर ही लिखेंगे, है ना, वैसे तो नहीं बोला हूँ मैं। ओके, चलिए, तो ये बन गया है आरएनए प्राइमर। चलिए, हमारा तीसरा टॉप पॉइंट है आरएनए आरंभक पर। ये जो आरएनए आरंभक का निर्माण हुआ था ना दूसरे नंबर में पॉइंट में, तो आरएनए आरंभक पर डीएनए का निर्माण। ये जो आरएनए आरंभक इसमें डीएनए के ये यहाँ जो ये सिंगल श्रृंखला इसको डबल श्रृंखला बनाते जाएगा, इधर से जो सिंगल श्रृंखला इसको डबल श्रृंखला बनाते जाएगा। अर्थात आरएनए आरंभक पर ये जो आरएनए आरंभक है ना, इसी आरएनए आरंभक का क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है। इसी के ऊपर नए जो एक श्रृंखला बनती जा रही है, मतलब इसी के ऊपर बनता है नया श्रृंखला, जो इस श्रृंखला का क्या होता है, पूरक होता है ना। चलिए देखिए, तो पॉइंट क्या है कि डीएनए आरंभक पर ही आरएनए आरंभक पर ही डीएनए का संश्लेषण होता है। ये जो आरएनए आरंभक है, प्राइमर है, इसी के ऊपर डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है ना। तो डीएनए के संश्लेषण में डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर मैं बता दिया हूँ डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर जो ऐसे बना दिया हूँ डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, तो डीएनए के संश्लेषण में डीएनए पॉलीमरेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। यह डीएनए की खुली श्रृंखला पर, अब देखिए पहले वाला मैं बताया था ऐसे विकुंडलन था वो सीधा हो गया, सॉरी कुंडलित था वो अविकुंडलित हो गया। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक धीरे धीरे क्या होता है बताया था मैंने, टूटते जाता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षारक जो यहाँ धीरे धीरे टूटते जा रहा है ना आगे। ओके, तो डीएनए के संश्लेषण में डीएनए पॉलीमरेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो हो गया। यह डीएनए की खुली श्रृंखला पर, ये जो डीएनए की जो खुली श्रृंखला है, यहाँ पर खुली श्रृंखला है, डीएनए की खुली श्रृंखला पर नाइट्रोजनी क्षारक को एक एक करके जोड़ने में सहायता करता है। अब देखिए मैं नाइट्रोजन क्षारक बता रहा हूँ, यहाँ जाए एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। तो एडेनिन के साथ जुड़ता है भाई, थायमिन के साथ, ग्वानिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ। ये 3 बंद और 2 बंद तो आप जानते हो। डीएनए वाटसन के एक मॉडल जरूर देखना आप। उसके बाद देखिए कि जो सी है, मतलब कहा जाए साइटोसिन है, वो किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ जुड़ता है, थायमिन एडेनिन के साथ जुड़ता है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक में जुड़ा हुआ है ऐसे लाइन से, ये जो लकीर बनाया वो। अब यहाँ पर देखो तो एडेनिन अलग हो गया, यहाँ पास एडेनिन अलग हो गया, ग्वानिन अलग हो गया, साइटोसिन अलग हो गया, थायमिन अलग हो गया। तो ये लाइन का जो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन इस लाइन में आ गया, और जो थायमिन साइटोसिन ग्वानिन और यहाँ पर क्या है एडेनिन, ये इस लाइन में आ गया, थायमिन साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन यहाँ आ गया। तो टूट गया ना श्रृंखला। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ डीएनए की खुली श्रृंखला पर, डीएनए की जो खुली श्रृंखला है, इस खुली श्रृंखला पर नाइट्रोजन क्षारक को, ये सब कौन सा क्षारक है, नाइट्रोजन क्षारक, तो इसका पूरक चाहिए ना, एडेनिन का पूरक कौन है, थायमिन है। तो नया जो हमको कहीं पास थायमिन रहेगा, ये पूरा कोशिका में होती है ना, ये कार्य हो रही है वो, यहाँ पर थायमिन है, कोशिका में कहीं पर थायमिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, एडेनिन मिलेगा, इसको ला कर या इसका निर्माण करके यहाँ पर एडेनिन के साथ थायमिन को जोड़ना है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन को जोड़ना है, थायमिन के साथ एडेनिन को जोड़ना है, ऐसे तो नया श्रृंखला बनेगा ना यहाँ पर, है ना। तो यहाँ डीएनए की खुली श्रृंखला पर, ये डीएनए की जो खुली श्रृंखला है, मतलब कौन, डीएनए पॉलीमरेज है वो, डीएनए पॉलीमरेज है वो, है ना। डीएनए पॉलीमरेज है, वहाँ क्या करता है कि डीएनए की खुली श्रृंखला पर नाइट्रोजन क्षारकों एक एक करके जोड़ने में सहायता करता है। मतलब यहाँ पर जो आएगा नाइट्रोजन क्षारक आएगा, ये आरएनए प्राइमर पर बनेगा, यहाँ पर एक श्रृंखला बनेगी, है ना। तो यहाँ पर आएगा, उसको लाने का सहायता कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। इसी को बोला गया है कि डीएनए की खुली श्रृंखला पर नाइट्रोजन क्षारक को एक एक करके जोड़ने में सहायता करता है ना। अब देखिए, अब इसको मैं बता देता हूँ। हाँ देखिए, अब डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज है। आपको बता दूं कि जो डीएनए की श्रृंखला है, जैसे कि 5 डेज 3 डेज श्रृंखला ऐसी होती है, डीएनए की श्रृंखला है ना, जो एक श्रृंखला है दूसरी श्रृंखला से जुड़ा रहता है ना एक में, और दूसरी श्रृंखला कहाँ शुरू होती है, 3 डेज से 5 डेज, पहली श्रृंखला 5 डेज से 3 डेज ऐसे शुरू होता है ना। 5 नहीं होता है, एक तरफ 5 3 होता है, और इधर से 5 से 3 जाएगा, 3 से 5 जाएगा, 5 से डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये तो जानते हो। तो 5 डेज सिरा और 3 डेज सिरा। उसी तरह इसको देखेंगे तो 3 डेज सिरा, अरे कौन सिरा बनेगा, 5 डेज सिरा, है ना, ऐसे बनेगा, है ना। तो अब देखिए, अब डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 डेज से 3 डेज दिशा में, 5 डेज से 3 डेज दिशा में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। अब बताइए कि केवल मान जाए इसको हम लोग
5 डेज से 3 डेज मानेंगे। अगर हम आ जाए यहाँ पर एक नई श्रृंखला बन रही है, तो अगर ये 3 डेज श्रृंखला लिखा होता है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? पॉज करिए और बताइए वीडियो को। ठीक है, आपने क्या होगा तो बता दूं कि यहाँ पर बनेगा 5 डेज सिरा, क्योंकि यहाँ पर 3 डेज सिरा है ना जो नया श्रृंखला बनेगा। और यहाँ पर जो लास्ट ऐसे करते हुए लास्ट जो नया श्रृंखला बनेगा उसमें कौन सा रंग रहेगा? यहाँ पर 3 डेज सिरा रहेगा, है ना। इस तरह से बनेगा, है ना। तो अब डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज है, वह केवल 5 डेज से 3 डेज दिशा में, ये देखिए केवल इसी दिशा में ऐसे बनाएगा। ठीक है, ये जो 5 डेज दिशा है, ये वाला 5 डेज दिशा है, इसी दिशा से बनाएगा वो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और बनेगा, वो क्या बनेगा? ये 5 डेज, तो यहाँ पर बनेगा 3 डेज और 5 डेज, ऐसा बनेगा 3 डेज और 5 डेज, है ना। यहाँ पर 5 डेज है ना, तो 3 डेज बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 डेज उसी तरह यहाँ पर 3 डेज लिए 5 डेज बना, यहाँ पर 3 डेज बना, है ना। तो इधर से देखिए तो 5 डेज से 3 डेज की ओर, 5 डेज से 3 डेज, दोनों को एक साथ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 डेज से 3 डेज की ओर, है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज केवल, डीएनए पॉलीमरेज है वो केवल 5 डेज से 3 डेज दिशा में, 5 डेज से 3 डेज दिशा में ही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। मतलब इसमें एडेनिन के साथ कौन जोड़े, सॉरी ये क्या है, थायमिन, थायमिन के साथ किसको जोड़ेगा? एडेनिन को। साइटोसिन के साथ किसको जोड़ेगा? ग्वानिन, ग्वानिन के साथ किसको जोड़ेगा? साइटोसिन। एडेनिन के साथ किसको जोड़ेगा? थायमिन। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है? थायमिन जुड़ता है। साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है? ग्वानिन जुड़ता है। कितने बंध के माध्यम से? 2 बंध के माध्यम से, ये 3 हाइड्रोजन बंध के माध्यम से। तो इस तरह से ना, अब डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 डेज 3 डेज दिशा में, 5 डेज 3 डेज दिशा में ही न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। इधर से देखिए तो 5 डेज 3 डेज दिशा, 5 डेज 3 डेज दिशा में न्यूक्लियोटाइड क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। क्यों जोड़ सकता है? क्योंकि डीएनए की एक श्रृंखला, डीएनए की जो श्रृंखला है, एक श्रृंखला, ये एक श्रृंखला है, वहाँ 5 डेज 3 डेज दिशा में, 5 डेज 3 डेज दिशा में, तथा दूसरी श्रृंखला, ये पहली श्रृंखला हो गया ना, और ये दूसरी श्रृंखला देखिए, चूँकि जनक डीएनए की एक श्रृंखला 5 डेज से 3 डेज दिशा में, 5 डेज से 3 डेज दिशा में, तथा दूसरी श्रृंखला 3 डेज से 5 डेज दिशा में होती है। अगर दोनों 5 डेज से दिशा होती ना, तो ना ये जो पॉलीमरेज है वो 3 डेज दिशा भी से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन मैं उसमें क्या बताया जा रहा है, केवल 5 डेज दिशा से ही शुरू कर रही है, 5 डेज दिशा से ही क्या कर रही है, वो शुरू कर रही है। अब डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 डेज 3 डेज दिशा में न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है? जोड़ सकता है। क्यों जोड़ सकता है? क्योंकि चूँकि जनक डीएनए की एक श्रृंखला है वो 5 डेज से 3 डेज दिशा में, तथा दूसरी श्रृंखला 3 डेज से 5 डेज दिशा में होती है। इस कारण पूरक श्रृंखलाओं का निर्माण भी, देखिए पूरक श्रृंखला यहाँ पर जो पूरा ये जो मेन श्रृंखला है, और ये जो बन रहा है वो पूरक श्रृंखला है ना। मेन है कौन श्रृंखला है? पूरक श्रृंखला है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 5 डेज दिशा है ना, यहाँ से बनना शुरू हो रहा है। मान जाए इसको देखेंगे तो, चलो अंदर को नहीं देखते हैं, ये अंदर को बता रहा था मैं, ठीक है। आप बाहर से देखते हैं, बाहर देखते हैं तो इसको देखो 5 डेज दिशा मानेंगे इसको। तो डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 डेज 3 डेज दिशा में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जोड़ने का कार्य कर देगा, दोनों तरह से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 डेज 3 डेज दिशा में न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। चूँकि जनक डीएनए की एक श्रृंखला 5 डेज से 3 डेज दिशा में, तथा दूसरी श्रृंखला 3 डेज से 5 डेज दिशा में होती है। इस कारण पूरक श्रृंखलाओं का निर्माण भी, अब देखिए डीएनए की एक श्रृंखला क्या बोला जा रहा है, देखो डीएनए की एक श्रृंखला 5 डेज से 3 डेज दिशा में है, मान जाए 5 से कौन सी दिशा में? 3 डेज दिशा में, यहाँ पर लिख दिया इसीलिए, है ना। तथा दूसरी श्रृंखला, सॉरी पहले ये इसके लिए है, ये इसके लिए था ना, ये दूसरे के लिए ये वाला था। चूँकि जनक डीएनए की एक श्रृंखला 5 डेज से 3 डेज दिशा में, तथा दूसरी श्रृंखला 3 डेज से 5 डेज दिशा में होती है। इस कारण पूरक श्रृंखलाओं का निर्माण भी, अब देखिए मैंने बताया है, इसको अच्छा समझना कि अगर 5 डेज से शुरू हो रही है और 3 डेज है ना, एक डीएनए श्रृंखला है 5 डेज से 3 डेज शुरू हो रही है, तो जो नया श्रृंखला बनेगा वो 5 डेज 3 डेज दिशा से बनेगा कि 5 डेज इधर 3 डेज 5 डेज दिशा से बनेगा। बहुत कन्फ्यूजन है इसमें। एक श्रृंखला हमारा 5 डेज से 3 डेज दिशा में है, तो जो यहाँ पर पूरक श्रृंखला बनेगा ऐसे, ये मान जब बन रहा है तो वो क्या बनेगा? 5 डेज से 3 डेज दिशा में बनेगा कि 3 डेज से 5 डेज दिशा में बनेगा। तो इसको देख कर जानना है आपको। 5 डेज अगर दिया गया है तो 3 डेज से शुरू करेगा वो। अगर इधर 3 डेज से मान जाए, 3 डेज इधर है तो 5 डेज से शुरू करेगा, सीधी सी बात है ना। तो पूरा श्रृंखला है, तो इसको रिपीट कर करके देख लीजिएगा 2 बार, है ना, कि 5 डेज 3 डेज दिशा में ही अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 डेज 3 डेज दिशा में न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। ये आप लोग समझ गए। चूँकि जनक डीएनए की एक श्रृंखला
5 डेज 3 डेज तथा दूसरी श्रृंखला 3 डेज 5 डेज दिशा में होती है। इसी कारण पूरक श्रृंखलाओं का निर्माण भी, जो पूरक श्रृंखला यहाँ पर बनेंगे, पूरक श्रृंखलाओं का निर्माण भी पहले 5 डेज 3 डेज दिखा ना, तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा 3 डेज 5 डेज। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 डेज 5 डेज, है ना। इस कारण पूरक श्रृंखलाओं का निर्माण भी 3 डेज 5 डेज दिशा तथा 5 डेज 3 डेज दिशा में होगा। ये जो 5 डेज 3 डेज वाला है ना, उसके विपरीत 3 डेज 5 डेज, और 3 डेज 5 डेज उसके विपरीत क्या हो जाएगा 5 डेज 3 डेज। तो इसी को समझना है आपको, क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि जनक डीएनए की एक श्रृंखला 5 डेज से 3 डेज दिशा में तथा दूसरी श्रृंखला 3 डेज से 5 डेज दिशा में, पहली श्रृंखला और दूसरी श्रृंखला 3 डेज से 5 डेज दिशा में होती है। इस कारण पूरक श्रृंखलाओं का निर्माण भी 3 डेज से 5 डेज दिशा में, है ना, और तथा 5 डेज से 3 डेज दिशा में होती है। बस इसको एक बार आप पहले से लिख लेना यहाँ पर, 5 डेज 3 डेज 3 डेज 5 डेज 3 डेज 5 डेज 5 डेज 3 डेज, खत्म, है ना। मैं इसको डेज बोलता हूँ, आप क्या बोलोगे तो आप जानो, है ना। हाँ चलिए, पूरक श्रृंखलाओं का निर्माण 3 डेज 5 डेज दिशा में होने लगती है। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आगे हो रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज द्वारा, यहाँ पर मैंने बताया डीएनए ऐसे बताया था मैं अभी चित्र में, है ना। ये आरएनए प्राइमर है ना। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज था। डीएनए पॉलीमरेज पूरा कंप्लीटली दोनों तरफ कार्य कर रहा है ना, ऐसा दिक्कत नहीं कि एक ही तरफ कार्य कर रहा है। हाँ मतलब एक ही तरफ मेन कर रहा है, मतलब इधर नहीं कर रहा है। इधर कौन है, आरएनए पॉलीमरेज है, तो इधर हम लोग बनाए हैं, सॉरी। तो डीएनए पॉलीमरेज द्वारा 5 डेज 3 डेज दिशा में, है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं 5 डेज, इसको 3 डेज 5 डेज 3 डेज। तो यहाँ पर केवल डीएनए पॉलीमरेज है ना। तो यहाँ पर एक दिक्कत को कंप्लीट करता हूँ मैं, अंदर से बता रहा था उसको बाहर से लेना कि डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 डेज 3 डेज दिशा में ही, मैं इधर से बताया था ना, तो इसको आप इधर से लिखना है, ठीक है। ये अब डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 डेज 3 डेज, यहाँ 5 डेज या 3 डेज 5 डेज 3 डेज दिशा में ही, हम लोग इसको ही बता रहे हैं 5 डेज 3 डेज दिशा में ही बना रहे हैं ना इधर से, लेकिन ये वाला जो आरएनए प्राइमर है उस तरफ को नहीं बताते, इधर से बता देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है ना, तो 5 डेज से 3 डेज दिशा में। कन्फ्यूजन ये होती है कि सर इधर तो 3 डेज और 5 डेज लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिख सकते कि 3 डेज 5 डेज दिशा में बनाती है ना, 3 डेज 5 डेज दिशा में बनाती है। तो ये हमारा नया श्रृंखला है, इसलिए हम लोग नहीं सकते। मैं नया श्रृंखला का बता रहा था डायरेक्टली, तो इधर आपको नहीं बोलना है, आपको डायरेक्टली यहाँ से बोलना है ना, ये जो पॉइंट है उसको, कि अब डीएनए पॉलीमरेज, हाँ हम भी बोल सकते हैं कि 5 डेज 3 डेज दिशा में, यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं 3 डेज से 5 डेज दिशा में, लेकिन यहाँ पर वो जो सामने वाला है वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि 3 डेज 5 डेज दिशा में बना रहा है ना, 5 डेज 3 डेज, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इससे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि जो इसको हम लोग मानते हैं 5 डेज सिरा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 3 डेज से 5 डेज सिरा में बताता है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे। पहले इसको मैं बोल रहा था ना, तो डायरेक्टली अब इसको बोल देना कि अब डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 डेज 3 डेज दिशा में ही, 5 डेज से 3 डेज दिशा में ही न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, जोड़ने का कार्य कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनक डीएनए की एक श्रृंखला 5 डेज 3 डेज दिशा में, 5 डेज 3 डेज दिशा में तथा दूसरी श्रृंखला 3 डेज 5 डेज दिशा में होती है। इस कारण पूरा श्रृंखलाओं का निर्माण भी 3 डेज 5 डेज दिशा में, 5 डेज 3 डेज दिशा में होती है। कन्फ्यूजन दूर हुआ, है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज द्वारा केवल 5 डेज 3 डेज दिशा में, अब यहाँ पर आ गया 5 डेज 3 डेज दिशा, ये 3 डेज दिशा है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज द्वारा 5 डेज 3 डेज दिशा में, यहाँ से जाएंगे तो ये देखो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज 5 डेज 3 डेज दिशा में, 5 डेज 3 डेज दिशा में नए श्रृंखलाओं क्या करता है, निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। उस श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं अग्रज श्रृंखला। क्या बोलते हैं हम लोग, अग्रज श्रृंखला, है ना। कौन सा श्रृंखला बोलेंगे हम लोग, अग्रज श्रृंखला। लेकिन 3 डेज से 5 डेज दिशा, 3 डेज से 5 डेज दिशा में, 3 डेज से 5 डेज दिशा में बनने वाले श्रृंखला के लिए जो यहाँ पर श्रृंखला बनेगी, ये कहाँ से बनेगा, 5 डेज 3 डेज। तो आप लोग फिर कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि मैं बोलूँगा 5 डेज 3 डेज से बनने वाली श्रृंखला, 5 डेज से 3 डेज में बनने वाली श्रृंखला, तो इसको अंदर को ना बोलकर मैं बाहर को बोल रहा हूँ, है ना। बात समझ रही है आपको कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 डेज से 5 डेज, पहले मैं अंदर से बता रहा था आपको, है ना, अब बाहर से बताऊँ, है ना।
तो डीएनए पॉलीमरेज द्वारा 3 डेज दिशा में नए श्रृंखला का संश्लेषण होता है। यहाँ पर नया श्रृंखला क्या होता है, श्रृंखला कहाँ से हो जाएगा, 5 डेज इधर दिया है तो क्या हो जाएगा, 3 डेज 5 डेज से होगा, है ना। तो इसको भी मत लिखिए कि डीएनए पॉलीमरेज द्वारा 3 डेज दिशा में नए श्रृंखला क्या करते हैं, यहाँ पर नया श्रृंखला बनेगा, नए श्रृंखला का संश्लेषण होता है, उस श्रृंखला को बोलते हैं अग्र श्रृंखला, है ना। लेकिन 3 डेज से 5 डेज दिशा, यहाँ पर कौन है, आरएनए पॉलीमरेज है ना, आरएनए प्राइमर है ना यहाँ पर, ठीक है। तो आप पॉलीमरेज लिखकर आरएनए प्राइमर लिखेंगे ना, उस श्रृंखला को अग्र श्रृंखला कहते हैं, है ना, ये लिख दिया है। उस श्रृंखला को क्या बोलते हैं, अग्र श्रृंखला कहते हैं। लेकिन 3 डेज से 5 डेज दिशा में, 3 डेज से 5 डेज दिशा में बनने वाली श्रृंखला के लिए यहाँ पर जो श्रृंखला बनेगी, ठीक है, तो 3 डेज 5 डेज दिशा मतलब श्रृंखला कैसे बनेगी, 5 डेज और 3 डेज बनेगी, है ना। तो लेकिन 3 डेज 5 डेज दिशा में बनने वाली श्रृंखला के लिए बार बार यहाँ पर आरएनए प्राइमर की मदद से पूरक डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर बनेगा थायमिन बनेगा, है ना, यहाँ पर बनेगा थायमिन बनेगा, साइटोसिन, ग्वानिन ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। अर्थात 3 डेज 5 डेज दिशा में देखिए यहाँ इस तरफ का कार्य कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है ना। तो इधर यहाँ पर कौन है, आरएनए प्राइमर है, ठीक है। तो लेकिन 3 डेज 5, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज केवल कौन सी दिशा में करता है, अभी बताया मैं ऊपर में कि 5 डेज 3 डेज दिशा में ही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है, ये 5 डेज दिशा में जोड़ सकता है, ये 5 डेज से 3 डेज दिशा में ही जोड़ सकता है ना। लेकिन क्या होता है कि 3 डेज 5 डेज दिशा में बनने वाले श्रृंखला के लिए बार बार जो आरएनए प्राइमर की मदद से, है ना, पूरक डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं। यहाँ पर पूरक डीएनए के छोटे छोटे क्या बनेंगे, खंड बनेंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, है ना। तो इस फ्रेगमेंट का नाम मैं देता हूँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये छोटे छोटे खंड है ना, ठीक है। या तो इधर भी बना सकते हैं, अगर पॉलीमरेज इधर ऊपर में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर जो खंड बनेगा उसको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर भी मान जब बनेगा तो इसमें खंड खंड टूटता हुआ रहेगा, यहाँ पर बीच में जगह, तो इस खंड को हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यहाँ पर जो 1 खंड है, 2 खंड है, 3 खंड है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गया, मतलब आपका तीसरा नंबर का पॉइंट भी बन गया, है ना। ओके, इसको रिपीट करके और देख लीजिएगा। चलिए, आपका चौथा पॉइंट बनेगा आरएनए प्राइमर का उच्छेदन। यहाँ पर आरएनए प्राइमर बना था, हम लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर बना था, उस खंड का क्या नाम था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। देखिए कई जगह चित्र नीचे में भी बताया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे में ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा, इसको उल्टा कर देते ऊपर में बन जाएगा, ख़त्म, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का ना। तो आरएनए प्राइमर का उच्छेदन, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के न्यूक्लिक प्रक्रिया, इसको आप याद करिएगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के न्यूक्लियस प्रक्रिया मतलब होता है एंजाइम। क्या होता है, एंजाइम। तो आरएनए का उच्छेदन, इसको मैं डिटेल को मैं लिखूंगा नहीं, क्या समझा रहा हूँ, आप लिख लेना कि एक बार ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के बाद, यहाँ पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन जाता है, नीचे में दिए गए चित्र में, लेकिन मैं ऊपर में बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के पश्चात आरएनए आरंभक, यहाँ पर हाँ आरएनए आरंभक बना था ना, इसको मैं स्पष्ट बता देता हूँ। यहाँ पर बना था आरएनए आरंभक। तो यहाँ पर पूरा डीएनए का एक कैसा सांचा था, है ना। कोई भी दिशा मान लेते हैं, 5 डेज से 3 डेज दिशा मान लेते हैं, 3 डेज से 5 डेज दिशा मान लेते हैं। तो आरएनए आरंभक पर ही डीएनए का क्या होता है, डीएनए श्रृंखला का निर्माण होता है। इसका पूरक डीएनए, ये जो श्रृंखला है उस श्रृंखला का पूरक डीएनए यहाँ पर बनता है ना। तो अब यहाँ पर श्रृंखला पर धीरे धीरे नाइट्रोजन क्षारक बन गए हैं, डीएनए पॉलीमरेज बना दिया है, आरएनए प्राइमर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट बना दिया है। तो क्या हो रहा है कि एक बार ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन जाता है तब आरएनए आरंभक, अच्छा आरएनए आरंभक को मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये आरएनए आरंभक है। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड्स होते, बताया था मैं, कितने न्यूक्लियोटाइड होता है भाई, 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना श्रृंखला जी, जो कि किसके पूरक होते हैं, ये डीएनए श्रृंखला होती है इसके पूरक होते हैं, ऐसे बोले जाते हैं। और इसी पर ऐसे क्या बनता था, डीएनए की श्रृंखला बनता था, जो इसके साथ जुड़ जाता था, ख़त्म, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इसके साथ जुड़ जाएगा लास्ट में, तो ये आरएनए जो प्राइमर है इसका कोई कार्य नहीं है ना, इसलिए इसको हटा दिया जाता है, उच्छेदित कर दिया जाता है, उच्छेदन होता है। तो आरएनए प्राइमर का उच्छेदन यही है ना, कि एक बार ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के पश्चात, हाँ
आरएनए आरंभक के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके जो न्यूक्लियोटाइड बताया मैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 5 एंड से, यहाँ पर देखिए 3 डेज 5 डेज, यहाँ पर 5 डेज और 3 डेज बनेगा ना, जो यहाँ पर श्रृंखला बनेगी जी वो, है ना। तो 5 एंड 3 एंड बोल सकते हैं आपको, है ना। तो एक बार डिटेल को सुनिएगा कि एक बार ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के बाद या बन जाता है तब आरएनए आरंभक के जो आरएनए आरंभक के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 5 एंड से एक एक कर 5 डेज 3 डेज, ठीक है ना। ये एक एक करके 5 डेज से मतलब धीरे धीरे से 5 एंड से 5 डेज से 5 डेज के जो एंड है, एंड मतलब अंतिम 5 डेज के एंड से एक एक कर 5 डेज 3 डेज दिशा में बाह्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के न्यूक्लिक प्रक्रिया की सक्रियता के कारण हटा दिए जाते हैं। फिर एक बार सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसलिए डबल बता रहा हूँ कि एक बार ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के पश्चात आरएनए आरंभक के न्यूक्लियोटाइड, है ना, 5 डेज एंड से एक एक कर 5 डेज 3 डेज बाह्य मतलब बाहर से, है ना, बाह्य मतलब 5 डेज 3 डेज बाह्य, है ना, बाह्य लिखने के बाद डेज डाल देना, बाह्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के न्यूक्लिक प्रक्रिया की सहायता के कारण सक्रियता के कारण हटा दिए जाते हैं। मतलब सीधी बात है, नहीं आता है कुछ लिखना तो क्या लिख देना है कि ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के न्यूक्लिक प्रक्रिया की सहायता से आरएनए आरंभक को हटा दिए जाते हैं। या तो पूरा डिटेल करिएगा। एक बार ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के पश्चात आरएनए आरंभक के न्यूक्लियोटाइड से 5 एंड से एक एक करके 5 डेज 3 डेज बाह्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के न्यूक्लिक प्रक्रिया की सहायता से हटा दिए जाते हैं। ये कट गया आपका आरएनए प्राइमर का उच्छेदन। चलिए लास्ट पॉइंट बनता है आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट का जुड़ना। यहाँ पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाया हूँ मैं, है ना, अच्छा यहाँ पर बनाया था मैं, लेकिन चित्र में नीचे देखे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बना देते हैं जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ना। तो डीएनए के उच्छेदन के पश्चात पैंट फिल नहीं लिखूँगा, आप देखिए सुनते रहिए। ये डीएनए का यहाँ पर डीएनए बोल दिया जी, फिर आरएनए के उच्छेदन के पश्चात, यहाँ पर आरएनए प्राइमर था ना, तो आरएनए के उच्छेदन के पश्चात, उच्छेदन मतलब निकल गया बाहर, तो आरएनए के उच्छेदन के पश्चात ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के पश्चात, यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बना हुआ है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के पश्चात इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच में जो अंतराल पाया जाता है, यहाँ पर जो गैपिंग दिया जा रहा है, ये जो गैपिंग है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के जो बीच अंतराल रह जाते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के सहयोग से, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के सहयोग से पूरक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये याद रखना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के पश्चात इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच जो अंतराल रह जाते हैं, है ना, उस अंतराल को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के सहयोग से पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स द्वारा भर दिए जाते हैं, है ना। अंततः निकटवर्ती 5 डेज, यहाँ पर जो डेज बनाया था मैं आपको इधर से बनाता हूँ 3 डेज 5 डेज 3 डेज, निकटवर्ती यहाँ पर 3 डेज, तो यहाँ पर 5 डेज, यहाँ पर 3 डेज, यहाँ पर जो बनेगा वो 3 डेज और 5 डेज। निकटवर्ती यहाँ 5 डेज 3 डेज है, यहाँ पर 3 डेज 5 डेज है, ठीक है। निकटवर्ती 5 डेज 3 डेज यहाँ पर है ना, तो आपस में आ जाए पूरा कम्प्लीटली नाइट्रोजन क्षारक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब जो 5 डेज है इधर से 3 डेज है, ये 5 डेज 3 डेज है। अगर यहाँ पर ये खंड बीच छूटा हुआ था, अब जुड़ गया, मतलब 5 डेज 3 डेज जुड़ गया एक में, इधर में आ जाए टूटा हुआ है बीच में, तो 5 डेज 3 डेज जुड़ गया। अगर ये जुड़ गया मतलब फिर 5 डेज जुड़ गया, मतलब निकटवर्ती 5 डेज 3 डेज से जुड़ जाते हैं। अंततः इसको एक बार बताता हूँ कि आरएनए के उच्छेदन के पश्चात और ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के पश्चात इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच जो अंतराल रह जाते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के सहयोग से पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड द्वारा भर दिए जाते हैं, है ना। अंततः निकटवर्ती 5 डेज 3 डेज के सिरे डीएनए लाइगेज, एक नाम और है, डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। अब ये दोनों श्रृंखला जुड़ गया, ये श्रृंखला जुड़ गया, बीच में खंड था वो जुड़ गया, तो इसको अब इसको काट दें तो इसको 2 तरह से बनेगा ना, इसको ऐसे कर देंगे, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन इसको मैं बनाया अभी, ठीक है। ये दूसरा लाइन ये तो टूटते जा रहा है, ठीक है, ये भी नया लाइन बनते जा रहा है इधर, देखिए। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनेगा, ये लाइन और ये लाइन,
और ये वाला लाइन दिखे तो ये नीचे बनेगा, और इसके ऊपर ऐसे एक लाइन जा रहा है ना इधर ऐसे, ये तो अपना कितना DNA बन गया, 2 DNA बन गया ना, 1 DNA ये, 2 DNA ये, हो गया प्रतिकृतिकरण, है ना। मतलब नए DNA श्रृंखला का निर्माण हुआ ना, ठीक है, जिसमें से ये जो डंडी है पुराना है, ये वाला पुराना है, इसका ये वाला पुराना है, ये दोनों जने नया बना है, ठीक है। लेकिन ये कम्प्लीटली नया होगा ना, इसको कम्प्लीटली नया मानेंगे इसको, है ना। तो DNA के उच्छेदन के पश्चात और ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के पश्चात इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच जो अंतराल रह जाते हैं वे DNA पॉलीमरेज फर्स्ट स्टेज से पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड द्वारा भर जाते हैं। अंततः निकटवर्ती 3 डेज सीधे DNA लाइगेज की तरफ जोड़ जाते हैं। फलतः DNA की श्रृंखला और तैयार हो जाती है, ये श्रृंखला फिर तैयार हो जाती है ना। ओके, नया श्रृंखला बन गया। ये हो गया आपका DNA का प्रतिकृतिकरण अर्थात DNA का। और इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, आप बीच बीच में आप पूछ सकते हो, मेरे नंबर तो ग्रुप में है ही, है ना, या तो कमेंट बॉक्स से आप नंबर ले सकते हो, ठीक है।